नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज 3 खबरें हैं और तीनों चावल की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। पहली, तेलंगाना अपनी खुद की राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी बना रहा है क्योंकि वो जितना उगाता है उसका 10वां हिस्सा भी कंज्यूम नहीं कर पाता। और दूसरी, इंडोनेशिया जो दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल खरीदार रहा है और अब चावल बेचने की तैयारी कर रहा है, बायर अब सेलर बनने जा रहा है। और तीसरी, भारत का मॉनसून लड़खड़ा रहा है, एल नीनो का साया है और खरीफ की बुआई असमान रफ्तार से चल रही है। तो आइए तीनों खबरों को समझते हैं। तो पहली, तेलंगाना का सपना है कि ग्लोबल राइस हब बनने की राह पर निकला जाए। जी हां दोस्तों, पहले आप नंबर्स देखिए जो खुद बहुत कुछ कह देती हैं। तेलंगाना जो सालाना करीब 300 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा करता है, खुद सिर्फ 36 लाख मीट्रिक टन ही कंज्यूम करता है, यानी जितना वह उगा रहा है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं वो खा रहा। और फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एक वर्कशॉप में यह घोषणा की है कि तेलंगाना अब देश का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग और प्रोक्यूरिंग राज्य बन चुका है और उसने पहले ही फिलीपींस को चावल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम जितना भी उगाते हैं उसका मुश्किल से 10वां हिस्सा खाते हैं। एक्सपोर्ट्स तेलंगाना के राइस इंडस्ट्री के लिए अगला बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। मंत्री महोदय ने बताया कि हाल ही में खत्म हुए यासंगी यानी कि रबी सीजन में अकेले राज्य ने 81 लाख मीट्रिक टन धान प्रोक्योर किया और किसानों के खाते में सीधे 19,303 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और सबसे जरूरी बात, सरकार वैल्यू एडिशन पर जोर दे रही है। फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन रिच राइस प्रोडक्ट्स जैसे मल्टीविटामिन राइस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे। बदलते कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। दोस्तों, इस खबर को यदि हम सही नजरिए से समझें तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। मंत्री महोदय ने खुद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एफसीआई चावल मुख्यतः किसानों के लिए प्रोक्योर करता है, एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं। इसलिए तेलंगाना को नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट खुद ही तलाशने होंगे। यह बात भारत की पूरी एग्री एक्सपोर्ट व्यवस्था की एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। एफसीआई एक वेलफेयर एजेंसी है, वो फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोक्योर करता है, ट्रेड के लिए नहीं। और जब किसी राज्य का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो कि वो डोमेस्टिक ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा हो तो वो राज्य सिर्फ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पर निर्भर नहीं रह सकता। मिनिस्टर ने बताया कि सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राइस मिल्स की स्थापना को एनकरेज करने के लिए एक नई इंसेंटिव पॉलिसी बना रही है। नई मिल्स जो एक्सपोर्ट्स के लिए बनेंगी और पुरानी मिल्स जो अपने ऑपरेशंस को एक्सपोर्ट्स की तरफ शिफ्ट करेंगी, दोनों को विशेष इंसेंटिव्स मिलेंगे। यह एक स्मार्ट कदम है क्योंकि इससे सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होती, एक कॉन्क्रीट मिल स्तर का इकोसिस्टम तैयार होता है। लेकिन एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि हमने पिछले एपिसोड्स में डिटेल से देखा है कि भारत की राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी सेंट्रल स्तर पर कितनी इनकंसिस्टेंट रही है। 2023 का अचानक बैन हो, चीन के साथ जीएमओ का विवाद और हॉर्मुज की वजह से रुके हुए शिपमेंट्स। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एक राज्य की एक्सपोर्ट पॉलिसी केंद्र की पॉलिसी से अलग दिशा में चल सकती है? तो जवाब है कि आंशिक रूप से चल सकती है। तेलंगाना मिल्स को इंसेंटिवाइज कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अचानक कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए तो तेलंगाना की पूरी रणनीति भी उसी झटके से प्रभावित होगी। यानी यह एक राज्य की दूरदर्शिता है, लेकिन इसकी सफलता आखिरकार नेशनल पॉलिसी की स्थिरता पर भी निर्भर करेगी। दोस्तों, अगर यह पॉलिसी सही तरीके से लागू हुई तो तेलंगाना के लाखों किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, मिल्स में नई नौकरियां बनेंगी और राज्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए ग्लोबल राइस ट्रेड में एक नई पहचान बना सकता है। यह बाकी राइस सरप्लस राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, क्योंकि इंडोनेशिया जो कभी खरीदार था वह अब
सेलर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब वो कहानी जो दुनिया के राइस ट्रेड में शायद इस दशक की सबसे बड़ी उलटफेर है। इंडोनेशिया की स्टेट लॉजिस्टिक्स एजेंसी बुलॉग ने ऐलान किया है कि 2 लाख टन प्रीमियम राइस एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। मलेशिया, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों को। बुलॉग के प्रेसिडेंट डायरेक्टर अहमद रिजाल रमधानी ने कहा कि हमारे पास अभी करीब 2 लाख टन प्रीमियम राइस स्टैंड बाई है। अगर अर्जेंट रिक्वेस्ट आ जाएं तो हम तुरंत शिप कर सकते हैं। इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट प्लान के तहत मलेशिया को 2 लाख टन, सिंगापुर को 10,000 टन और यूएई को हर महीने 50,000 टन भेजने की योजना बना रहा है। बुलॉग तिमोर लेस्ते और पपुआ न्यू गिनिया जैसे पड़ोसी बाजारों में भी विस्तार की सोच रहा है। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। मई में पहले ही इंडोनेशिया ने अपनी पहली राइस एक्सपोर्ट खेप भेजी थी 2280 टन की प्रीमियम राइस की, करीब $2.1 मिलियन की। कहां भेजी थी? सऊदी अरेबिया को, वहां के 2,15,000 हज के तीर्थार्थियों की जरूरत को पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, बायर से सेलर तक का सफर कैसे तय किया है इंडोनेशिया ने, यह अब हम समझते हैं। तो दोस्तों, अब इस कहानी को उस एंगल से समझते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यह सिर्फ इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट शुरू किया है कि खबर नहीं है, यह एक पूरी जर्नी है, पूरी यात्रा है और उस यात्रा को समझना बहुत ही जरूरी है। दशकों तक इंडोनेशिया दुनिया में एक प्रमुख राइस बायर के तौर पर जाना जाता था। फिर 2025 में एक रिकॉर्ड साल आया। राष्ट्रीय चावल प्रोडक्शन 13.54% बढ़कर 34.77 मिलियन टन तक पहुंचा और इस उपलब्धि ने पॉलिसी की दिशा ही बदल दी, सर्वाइवल से कॉन्फिडेंस की तरफ। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, यह 3 क्लियर चरणों में हुई। जी हां, पहला चरण आप देखिए, इंपोर्ट रोकना। इंडोनेशिया ने 2026 के लिए पूरी तरह से राइस इंपोर्ट कोटा शून्य कर दिया, 0 कर दिया, शिफर कर दिया। और हमने इसे अपने पिछले एपिसोड में डिटेल में समझाया था, दिखाया था, बताया था। दूसरा चरण, सेल्फ रिलायंस का निर्माण। बुलॉग के रिजर्व्स जो मिड 2025 में 4 मिलियन टन तक पहुंचे थे, साल के अंत में 3.2 मिलियन टन पर स्थिर हुए। दोस्तों, यह स्टेबिलिटी एक नियत और एक डिसिप्लिन्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम का नतीजा थी। और तीसरा चरण अगर देखें तो वो है कि अब उन्होंने एक्सपोर्ट की शुरुआत कर दी है। 18 मई तक गवर्नमेंट राइस रिजर्व्स 5.37 मिलियन टन तक पहुंच गए और डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इंडोनेशिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक नए अध्याय में प्रवेश किया है। मजबूत राइस स्टॉक्स, बढ़ता प्रोडक्शन और राइस एक्सपोर्ट करने के साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मिशंस चलाने की क्षमता। यह तीसरा चरण सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बायर अब सेलर बन रहा है। जो देश कभी अनाज की कमी से जूझता था, वो अब ह्यूमैनिटेरियन मिशंस भी चला सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सावधानी की बात है जो खुद इंडोनेशिया के अंदर से आ रही है। एक इंडोनेशियन कमेंट्री में साफ चेतावनी दी गई है कि इतिहास बताता है कि इंडोनेशिया पहले भी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर चुका है, फिर प्रेशर आने पर फिसल गया। सवाल सरल है, क्या यह फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनी रहेगी जब अगला संकट आएगा, या यह फिर से ढह जाएगी जब इंपोर्ट्स को फिर एक शॉर्टकट माना जाने लगेगा। और एक दिलचस्प फैक्ट देखिए दोस्तों, खुद टेम्पो जैसे आउटलेट्स में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सेल्फ सफिशिएंसी के दावों के बावजूद घरेलू राइस प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यानी इंडोनेशिया की यह यात्रा प्रेरणादायक है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं मानी जा सकती। एक अच्छा साल स्थायी परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। भारत के लिए इसका मतलब, तो दोस्तों, यह कहानी भारत के लिए 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई जैसे बाजार जहां भारत भी एक्सपोर्ट करता है, वहां अब इंडोनेशिया भी कंपटीशन में आ रहा है, एक नया खिलाड़ी सस्ते दामों के साथ। और दूसरा और शायद ज़्यादा जरूरी सबक है कि इंडोनेशिया ने दिखाया है कि डिसिप्लिन्ड प्रोक्योरमेंट और पॉलिसी कंसिस्टेंसी से एक इंपोर्टर नेशन एक्सपोर्टर नेशन बन सकता है। भारत को भी इसी से एक सबक लेना चाहिए, सिर्फ उल्टी दिशा में नहीं बल्कि अपनी मौजूदा एक्सपोर्टर पोजीशन को बनाए रखने के लिए भी।
अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अब अपने घर की तरफ देखते हैं और यह तस्वीर थोड़ी सी उलझी हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि देश भर में मॉनसून की बारिश सामान्य से 43% कम चल रही है और 315 जिलों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल का खतरा है। आईएमडी ने 2026 के बिलो नॉर्मल मॉनसून का अनुमान दिया है 11 सालों में पहली बार। जी हां दोस्तों, 11 सालों में पहली बार एल नीनो का साया मंडरा रहा है। करीब 200 जिलों को कृषि मंत्रालय ने संभावित एल नीनो लिंक्ड स्ट्रेस के लिए फ्लैग किया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में सॉइल मॉइस्चर की कमी पहले से ही दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो डेटा है वो तारीख के हिसाब से अलग अलग तस्वीर दिखा रहा है। 19 जून तक के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कुल खरीफ क्षेत्र पिछले साल के 117.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119.9 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 1.95 लाख हेक्टेयर की बढ़त। और चावल की बुआई में सबसे ज्यादा उछाल आया, 8.09 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.36 लाख हेक्टेयर, यानी 4.26 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़त। और 22 जून तक खरीफ की बुआई लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई। एग्जैक्टली अगर बात करूं 11.99 मिलियन, और यह पिछले साल के 11.79 मिलियन हेक्टेयर से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादातर फसलें पिछले साल की रफ्तार से आगे हैं सिवाय सोयाबीन के। दोस्तों यह डेटा देखकर थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, कभी गिरावट की खबर और कभी बढ़त की खबर। तो असली सच्चाई इस तस्वीर के बीच में है। शुरुआती जून में 5 जून तक सोइंग पिछले साल से करीब 2 लाख हेक्टेयर कम थी और 55 से 60% भारत की नेट सोन एरिया रेनफेड होने की वजह से शुरुआती देरी ने चिंता बढ़ाई थी। लेकिन जैसे जैसे जून आगे बढ़ा, मॉनसून ने कुछ क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ी, खासकर राइस ग्रोइंग बेल्ट्स में, और सरकार के 19 से 22 जून के डेटा में यह सुधार दिखने लगा। मगर समस्या अभी टली नहीं है। चौहान साहब ने कहा है कि कमजोर मॉनसून 2 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है और इसका सबसे ज्यादा खतरा पल्सेस और ऑयल सीड्स को है, जो रेन फेड क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। 12 जून तक कॉटन में 27.8% की गिरावट थी और पल्सेस में करीब 43% की, जबकि चावल में 28% की बढ़त मॉनसून के अर्ली अराइवल की वजह से थी। यानी चावल इस साल अब तक अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में बोया जा रहा है जहां मॉनसून जल्दी पहुंचा। लेकिन पल्सेस और ऑयल सीड्स जो रेन फेड इलाकों पर ज्यादा निर्भर हैं, वहां चिंता बनी हुई है। सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि रेन फेड क्षेत्रों के किसानों को शॉर्ट ड्यूरेशन और कम पानी वाली फसलों जैसे पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स की तरफ शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रिजर्व ऑयल लेवल्स अभी भी पिछले साल से ऊपर हैं, हालांकि वो घटने लगे हैं। दोस्तों अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि चावल की बुआई, जो हमारी आज की मुख्य चर्चा है, अब तक उम्मीद से बेहतर चल रही है। लेकिन जुलाई का मॉनसून परफॉर्मेंस ही असली फैसला करेगा। अगर जुलाई में बारिश सुधरी तो यह साल एक सामान्य खरीफ सीजन में बदल सकता है। अगर डिफिसिट बना रहा तो पल्सेस, ऑयल सीड्स और रेन फेड राइस एरियाज पर सीधा असर पड़ेगा, जो आगे चलकर फूड इन्फ्लेशन में दिख सकता है। तो आज का बिग पिक्चर क्या है? तो दोस्तों आज की 3 खबरें एक साथ देखें तो एक गहरा सबक देती हैं। तेलंगाना अपने सरप्लस को एक रणनीतिक मौके में बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी खुद की एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाकर। इंडोनेशिया दशकों के इंपोर्टर स्टेटस से निकलकर डिसिप्लिन्ड नीति और भरोसे के दम पर अब सेलर बनने की राह पर है। और भारत का मॉनसून अनिश्चितता में झूल रहा है, जहां चावल अभी राहत में है लेकिन बाकी फसलें खतरे में दिखाई दे रही हैं। तो इन तीनों कहानियों के बीच एक धागा है और वो धागा है पॉलिसी की स्थिरता और दूरदर्शिता का। इंडोनेशिया ने दिखाया कि एक देश सही नीति और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से अपनी पूरी ग्लोबल ट्रेड पोजीशन बदल सकता है, बायर से सेलर तक। लेकिन उसी कहानी ने हमें यह भी दिखाया कि यह बदलाव नाजुक है। एक बुरा साल, एक गलत फैसला और सालों की मेहनत
फिसल सकती है। तेलंगाना के पास इंडोनेशिया जैसा ही मौका है अपने सरप्लस को सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति बनाने का। लेकिन यह तभी टिकाऊ होगा जब राज्य की महत्वाकांक्षा केंद्र की पॉलिसी स्थिरता से मेल खाए, ना कि उससे टकराए। और भारत का मॉनसून हर साल यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी रिकॉर्ड्स बना लें, चाहे एफसीआई कितने ही गोदाम क्यों ना भर ले, असली नींव आज भी आसमान पर टिकी है। एल नीनो जैसी प्राकृतिक शक्तियां किसी भी नीति, किसी भी एक्सपोर्ट एम्बिशन से बड़ी हैं। दोस्तों, चावल की दुनिया में आज 3 सबक एक साथ खड़े हैं। महत्वाकांक्षा का सबक तेलंगाना से, अनुशासन का सबक इंडोनेशिया से और विनम्रता का सबक हमारे अपने मॉनसून से। जो देश, जो राज्य इन तीनों सबकों को साथ लेकर चलेगा, महत्वाकांक्षा, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान, वही आने वाले दशक के ग्लोबल राइस ट्रेड में सबसे आगे खड़ा होगा। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और कमेंट में लिखकर आप बताएं कि राइस एक्सपोर्ट पर इस बार आपका क्या नज़रिया है, राइस प्रोडक्शन पर इस बार आपका क्या नज़रिया है। क्या वास्तव में एल नीनो राइस प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें लिखकर अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।